नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 5 नवंबर को फर्स्ट शिफ्ट में एसएससी एमटीएस के द्वारा जो जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे उनका हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। क्योंकि कल हम एनालिसिस नहीं करवा पाए थे क्योंकि छठ की वजह से आदमी इधर उधर व्यस्त रहा। तो आज इसको अपलोड कर दिया जा रहा है। सभी जितने शिफ्टों में एग्ज़ाम हुए सभी क्वेश्चंस मिल चुके हैं, तो उनको एनालिसिस करा दिया जाएगा। आप आराम से देखिएगा क्योंकि 11 से अब एग्ज़ाम है एमटीएस का। 11 से लेकर 14 तक एग्ज़ाम है। और साथ में आपका जो टॉप 200 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और आपका जो टॉप 200 इडियम्स है उसके भी वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं, तो आप उसे भी देखिए। वो आने वाले जो शिफ्ट के एग्ज़ाम है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। आप मिला सकते हैं। अभी भी जो दो वीडियो अपलोड किए गए हैं उससे आज के भी शिफ्ट में कई क्वेश्चन आए हुए हैं, कई जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और जो इडियम्स है वो आए हुए हैं। तो चलिए देर न करते हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि रोशन मिस्त्री किस एशियन गेम में सिल्वर मेडल जीते थे, यानी विच एशियन गेम्स सिल्वर मेडल डिड रोशन मिस्त्री विन। तो यह 1951 वाले जो एशियन गेम्स हुए थे उसमें वो सिल्वर मेडल जीते थे। और किस खेल से संबंधित थे ये, तो ये आपका रोशन मिस्त्री जो है वो 1951 में नई दिल्ली में आयोजित हुए एशियन गेम्स में महिलाओं को की 100 मीटर और 4x100 मीटर रिले में रजत पदक वो जीते थे, यानी सिल्वर पदक जीते थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि अवसादी चट्टान का गठन किस प्रक्रिया द्वारा होता है, यानी कि बाई विच प्रोसेस आर सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म्ड। यानी सेडिमेंट्री जो रॉक्स होते हैं वो किस प्रक्रिया द्वारा बनते हैं, यानी कि उनके जो बनने का प्रोसेस होता है, जो पहाड़ वगैरह जो टूटते हैं जिसे हम अपक्षय कहते हैं या फिर वेदरिंग हम कहते हैं, जिसे वेदरिंग के द्वारा वो फिर जब नदियों के द्वारा जब मिट्टी को लाया जाता है और परत दर परत जब वो बैठते हैं, कॉम्पैक्ट होते हैं, तो जो चट्टान बनता है, जो रॉक्स बनता है, उसी को हम अवसादी चट्टान कहते हैं, जिसे सेडिमेंट्री रॉक्स कहा जाता है। तो उसी के फॉर्मेशन को क्या कहते हैं, तो उसे लिथिफिकेशन कहा जाता है। यानी कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा तलछट को संकुचित और सीमेंट करके तलछटी चट्टान का निर्माण किया जाता है, यानी कि सेडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण किया जाता है। इससे बनने वाले जो पत्थर होते हैं वो चूना पत्थर होता है, चौक होता है, मिट्टी होता है, बलुआ पत्थर होता है। ये सब सेडिमेंट्री रॉक्स के एग्जाम्पल हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से शुरू हुआ था, यानी कथकली जो शास्त्रीय नृत्य है वो एक तरह से कहें तो किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो यह केरला का शास्त्रीय नृत्य है और वहीं से शुरू भी हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए शास्त्रीय नृत्य कौन सा किस राज्य का है, तो भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का है, कथक जो है उत्तर पश्चिम भारत का है, मतलब उत्तर भारत का है, जिसमें बिहार उत्तर प्रदेश ये सब आ जाते हैं। और साथ में कथकली जो है ये आपका केरला का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, ओडिसी जो है ओडिशा का है, मणिपुरी जो है मणिपुर का है, मोहिनीअट्टम केरला का है। केरला का 2 शास्त्रीय नृत्य है, एक कथकली और एक मोहिनीअट्टम है। सतरिया जो है असम का है। और साथ में छऊ को अभी शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया, लेकिन इसे अर्ध शास्त्रीय नृत्य के नाम के रूप में दर्जा दिया गया है। और यह मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा में प्रचलित है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि डेनेचर्ड एल्कोहल यानी विकृत शराब का क्या मतलब होता है, तो विकृत जो अल्कोहल होता है अल्कोहल इथेनॉल है, जिसमें विषाक्त या खराब स्वाद वाले पदार्थ मिला दिए जाते हैं जो मानव के उपभोग के लिए अनुपयुक्त हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, डिनेचर्ड अल्कोहल कहते हैं, नहीं विकृत शराब कहते हैं। तो ऑप्शन में ये दिया था और इसका मतलब पूछा गया था, तो जो बच्चा इसको सही टिक किया होगा उसका सही आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि किशोरी अमोनकर किस घराने से संबंधित है, टू विच घराना डज किशोरी अमोनकर बिलोंग्स। तो ये जयपुर घराने से संबंधित है। अगर इनके बारे में देखा जाए तो किशोरी अमोनकर जो एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य थी, शास्त्रीय गायिका थी, जो यह जयपुर घराने से संबंधित रखती थी। और इनका जन्म जो होता है वो 10 अप्रैल 1932 को होता है और इनका जो मृत्यु होता है वो 3 अप्रैल 2017 को होता है। इन्हें पद्म भूषण जो है 1987 में मिलता है और पद्म विभूषण 2002 में दिया जाता है। एक तरह से कहें तो आज का जो शिफ्ट था वो लगभग कल और आज का जो शिफ्ट है, मतलब आपका 4 और 5 का जो शिफ्ट रहा नवंबर का, 4 नवंबर और 5 नवंबर का जो एमटीएस का शिफ्ट रहा वो काफ़ी हार्ड शिफ्ट रहा। इसके जीके जीएस बहुत हार्ड पूछे गए। तो आगे देखिए आगे का क्या उम्मीद है। आगे का भी लग रहा है कि जो जीके जीएस पूछे जाएंगे वो हार्ड ही पूछे जाएंगे, यानी कि बहुत हार्ड। तो चलिए फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ द फर्स्ट फीमेल जज ऑफ इंडिया अन्ना चांडी, यानी निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक है जो कि भारत की पहली न्यायाधीश अन्ना चांडी की आत्मकथा है। तो भारत की जो पहली न्यायाधीश है
जिनका नाम अन्ना चांडी है, उनकी जो आत्मकथा है उसे आत्मकथा ही नाम है उसका, यानी उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम क्या है, आत्मकथा है। न्यायमूर्ति अन्ना चांडी भारत की पहली महिला न्यायाधीश थी और वह उच्च न्यायालय की न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला भी थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था सिंगल डबल मल्टीपल मल्टी पार्टी सिस्टम से संबंधित था और मैच द फॉलोइंग करना था, यानी बताना था कौन असंगत है। तो देखिए चाइना जो देश है वहाँ पे सिंगल पार्टी है, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी, वहाँ पे सिर्फ वही पार्टी है एक ठो, उससे हम सिंगल पार्टी कहते हैं। और उसी तरह जो डबल पार्टी सिस्टम है ये यूनाइटेड स्टेट में है। यूनाइटेड स्टेट में केवल 2 ही पार्टियाँ हैं, उन्हीं पार्टियों से जो भी मेंबर होते हैं वो उठते हैं। अभी वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप की जीत हुई है, तो एक पार्टी डोनाल्ड ट्रंप की है और एक पार्टी जो बाइडन की है। ठीक है, तो 2 ही पार्टियां वहाँ पे चुनाव लड़ती है और कभी भी एक पार्टी 2 बार नहीं आ पाती है, ऐसा वहाँ पे डेमोक्रेसी इतना अच्छा खासा है वहाँ पे। उसी तरह मल्टी पार्टी जो सिस्टम है वो भारत में है, भारत में मल्टी पार्टी सिस्टम है। यहाँ पे कई पार्टियां हैं जो कि चुनाव लड़ती हैं और जिनका जीत होता है, जिनको मेजोरिटी मिलती है वो सरकार बनाती हैं। तो ऐसा ही कुछ मिलाने वाला था। अब आप बताइएगा कमेंट करके क्या क्वेश्चन था। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में लेटराइट मृदा पाई जाती है, यानी इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ इंडिया इज लेटराइट सॉइल फाइंड। तो यह पश्चिमी घाट और असम की पहाड़ियों में पाई जाती है। लेटराइट मृदा जो है आमतौर पर कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और असम के पहाड़ी इलाकों में पाई जाती है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था मेटेलिक रिएक्टिव वाइज अरेंजमेंट पूछा गया था कि कौन पदार्थ जो है मेटल जो है सबसे ज़्यादा एक्टिव है, यानी सबसे ज़्यादा रिएक्शन कर लेता है, उस हिसाब से इसको क्रम में सजाना था। तो अगर रिएक्टिव के आधार पर देखा जाए, यानी कि उसके एक्टिवनेस के आधार पर अगर देखा जाए तो सबसे पहले पोटेशियम होता है, क्योंकि पोटेशियम को हम खुला में रखते भी नहीं है, ऐसे एक तरह से कहें तो रूम में नहीं रखते हैं, खुला में इसको नहीं रखा जाता, बल्कि केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है, क्योंकि यह बहुत जल्दी हवा से अभिक्रिया कर लेता है, रिएक्शन कर लेता है। तो सबसे ज़्यादा रिएक्शन करने वाला जो है वो पहला है पोटेशियम, दूसरा मैग्नीशियम है, तीसरा आपका कॉपर है और चौथा आपका गोल्ड है। ऐसे करके इसको सजाना था, यानी सबसे कम रिएक्शन कौन करता है, गोल्ड करता है, उसके बाद कॉपर करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर CBC इन 2023 कौन थे, यानी कि हु वाज द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, यानी जिसे हम क्या कहते हैं केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कहते हैं। तो ये कौन थे 2023 में, तो कौन थे, तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव थे। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जो है वो 29/5/2023 को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ लिए हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 97वें संविधान संशोधन के माध्यम से क्या जोड़ा गया था, यानी व्हाट वाज द एडेड थ्रू द 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो 2001 में 97 जो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान संशोधन होता है वो किया जाता है और इसमें क्या किया जाता है, सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया जाता है और उनको संरक्षण दिया जाता है। इसका उद्देश्य जो है इन समाजों में सामने आने वाली सभी समस्याओं को दूर करना है और उन्हें प्रतिबंधित करने का एक कुशल तरीका लाना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि इसका उद्देश्य जो है एक तरह से क्या है, सहकारी समितियों की आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना है जो बदलने में ग्रामीण भारत की प्रगति में मदद करे। इस संदर्भ में इस संविधान में कुछ परिवर्तन किए गए थे। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ईस्टर किसका त्यौहार है, यानी व्हिच फेस्टिवल इज ईस्टर। तो ईस्टर जो है वो ईसाई धर्म का त्यौहार है। ईस्टर जो त्यौहार है मेन रूप से पुनरुत्थान के नाम से भी इसे जाना जाता है, पुनरुत्थान रविवार या पास्का के नाम से भी जाना जाता है। ईस्टर जो त्यौहार था ये माना जाता है, ईसाई धर्म में माना जाता है कि जब ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था तो उसके 3 दिन बाद ही वो क्या हो चुके थे, फिर से जिंदा वापस हो गए थे, मतलब जीवित हो गए थे और लगभग 30 या 40 दिनों तक वो लगभग लोगों को उपदेश दिए, ऐसा माना जाता है। और 40वें दिन वो क्या किए, स्वर्ग में चले गए। तो उसी को पुनर्जीवित होने का जो दिन था उसी को ये लोग ईस्टर के रूप में मनाते हैं, ईस्टर त्यौहार के रूप में मनाते हैं, या फिर पुनरुत्थान रविवार या फिर पास्का के नाम से इसे मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन था कि ड्रॉप शॉट का टेनिस खेल में क्या मतलब होता है, व्हाट वाज द ड्रॉप शॉट मीन्स इन टेनिस। तो टेनिस में ड्रॉप शॉट का मतलब होता है, ड्रॉप शॉट से ही स्पष्ट हो रहा है कि क्या करना है, हमें ड्रॉप करना है, यानी कि गिराना है, गेंद को गिराना है। ठीक है, तो टेनिस में ड्रॉप शॉट का जो मतलब होता है गेंद को नेट के ठीक ऊपर से मारकर विपरीत दिशा में गिराना है, यानी कि जो ओपोनेंट है, यानी जो आपका
अपोजिट में जो खिलाड़ी खेल रहा है उसको क्या करना है, गिराना है, ड्रॉप करना है वहाँ पे, ठीक है। तो ड्रॉप शॉट का मतलब यही होता है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, कथक के लिए 2022 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड जो है किसे दिया गया है। हु वाज गिवन द संगीत नाटक अकादमी अवार्ड फॉर कथक इन 2022। तो गोपीचंद पाल को दिया गया है। किसे दिया गया है, गोपीचंद पाल को। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि क्रिप्टो जेम जो है कितने वर्गों में बांटा गया, यानी कि क्रिप्टो जेम्स आर विच टू फाइलम्स। टू फाइलम्स का बताना था, 2 भागों का बताना था। वैसे अगर देखा जाए कितने भागों में बटा था, राइट क्वेश्चन था, क्या था ये नहीं मिल पाया हमको, तो हमने क्वेश्चन बनाने का प्रयास किया है कि क्या हो सकता है। तो इसको मुख्यतः 3 वर्गों में बांटा जाता है, जिसमें से आपका एक होता है थैलोफाइटा, दूसरा ब्रायोफाइटा और तीसरा होता है टेरिडोफाइटा। तो थैलोफाइटा में क्या किया जाता है, तो इसमें शैवाल और कवक शामिल होते हैं। ब्रायोफाइटा में इसमें लीवर वर्ड्स, हॉर्न वर्ड्स और मांस शामिल होते हैं। और टेरिडो जो फाइटा होता है इसमें आपका फर्न और उसके सहयोगी शामिल होते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या था आप बताइएगा। बाकी आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था मैन मेड फाइबर्स के उदाहरण देने थे, यानी व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ मैन मेड फाइबर। तो ये नायलॉन होता है, पॉलिस्टर होता है और रेयन होता है। मानव निर्मित जो रेशे होते हैं मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक तो सिंथेटिक रेशा होता है और एक पुनर्जीवित रेशा होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से किसकी स्थापना डॉक्टर आत्माराम पांडु ने की थी। तो ये तो सबको पता है कि डॉक्टर आत्माराम पांडु जो है उन्होंने क्या किया था, तो उन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। प्रार्थना समाज की उन्होंने स्थापना कब की थी, तो ये 1867 में करते हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि द्रविड़ शैली में अंडाकार आकार के जो मंदिर को क्या कहा जाता है, यानी कि इलिप्टिकल शेप टेम्पल द्रविड़ स्टाइल इज कॉल्ड। क्या कहा जाता है उन्हें, तो द्रविड़ शैली में जो अंडाकार मंदिर होते हैं, यानी इलिप्टिकल जो शेप होते हैं, उन मंदिरों को हम गज पृष्ठ कहते हैं या फिर वृत्त याता कहा जाता है। इंग्लिश में भी इसको गज पृष्ठ ही पढ़ेंगे और वृत्त याता ही इसको भी कहेंगे, या तो गज पृष्ठ कहा जाता है या फिर वृत्त याता कहा जाता है। अगर आगे कहें तो जो द्रविड़ शैली की जो मंदिरें होती हैं वो 5 प्रकार से बनाई जाती हैं। आकार में अगर देखा जाए तो उनका जो शेप होता है वो 5 तरह से होता है। तो एक तो अंडाकार वाले को गज पृष्ठ कहते हैं, बाकी जो आपका चौकोर होता है यानी कि जो स्क्वायर के आकार में होता है उसे कूट या चतुरस्त्र कहा जाता है। और जो रेक्टेंगुलर होता है यानी कि जो आयताकार होता है उसे हम लोग साला या फिर आपका आयत अस्त्र कहा जाता है। उसके बाद जो परिपत्र के आकार का होता है उसे हम वृत्त कहते हैं, यानी कि जो गोल आकार का होता है उसे हम क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। अगला है अष्टकोणीय, यानी कि जो ऑक्टोगोनल होता है, ऑक्टोगोनल शेप में होता है उसे अष्टास्त्र कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स के हिसाब से लोएस्ट पुअर स्टेट कौन सा है, यानी कि सबसे कम गरीबी कहाँ पे है। अकॉर्डिंग टू द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स विच स्टेट हैज़ द लोएस्ट पॉवर्टी रेट। तो केरला जो है सबसे गरीब, अगर एक तरह से कहें तो सबसे कम पोएट्री जो लोएस्ट पोवर्टी जो रेट है वो कहाँ पे है, केरला पे है। वहाँ सबसे कम लोग जो हैं वो गरीब हैं। अगर मल्टी पोवर्टी इंडेक्स 2023 में बात की जाए तो कितने परसेंट है, तो 20.8% लोग ही गरीब हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि संगम काल के जो कवि थे उनकी क्या भाषा थी। तो संगम काल का जो एक तरह से कहें तो ये जो हुआ ये साउथ के साहित्य में बताया जाता है। साउथ इंडिया जो है वहाँ के साहित्य को ही संगम काल कहा जाता है, संगम साहित्य भी कहा जाता है। तो वह मुख्य रूप से जो भाषा थी वहाँ की वो तमिल भाषा थी। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि तुगरील खान की मृत्यु के बाद बलबन ने बंगाल का नवाब किसे नियुक्त किया था, यानी कि हुम डिड बलबन अपॉइंट एज द नवाब ऑफ बंगाल आफ्टर द डेथ ऑफ द तुगरील खान। तो तुगरील खान की बात कर रहे हैं कि बंगाली गवर्नर जो तुगरील खान ने 1279 ईस्वी में यानी कि 1279 ईस्वी में उसके आसपास बलबन के खिलाफ उसने विद्रोह कर दिया था। और बलबन जो है वो क्या अपने सैनिकों को भेजकर उसको मरवा दिया और मारने के बाद वहाँ का जो नवाब बनाया, वहाँ का एक तरह से कहें तो जो नवाब नियुक्त किया उसे किसे नियुक्त किया, तो बलबन के अपने पुत्र को बुगरा खान को वहाँ का बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया था। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो है इंडिया हाउस कहाँ स्थित है। तो इंडिया हाउस जो है ये आपका लंदन में स्थित है, ब्रिटेन में, आपका यूनाइटेड किंगडम लंदन में स्थित है। और इसकी जो स्थापना करते हैं वो श्यामाजी कृष्ण वर्मा करते हैं 1905 ईस्वी में। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन पूछा गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन 7 राज्यों में पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की घोषणा की है, यानी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैड अनाउंस्ड
ऑफ PM मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क इन 7 स्टेट। तो इसमें पूछा गया था कि ऑप्शन दे दिया गया था, पूछा गया था कि किस स्टेट में नहीं हुआ है, यानी कि एक ऑप्शन उसमें था जिसमें नहीं, जहाँ पे उन्होंने इसकी घोषणा नहीं की है, स्थापित करने की घोषणा नहीं की है। तो अगर 7 स्टेट की बात की जाए तो वो उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, तमिलनाडु है, कर्नाटक और गुजरात है। और शायद ऑप्शन में वेस्ट बंगाल था, जो कि आपका राइट आंसर होता, क्योंकि पूछा गया था कि किस स्टेट में नहीं है, किस स्टेट में उन्होंने इसकी शुरुआत नहीं की है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इनका अगर मकसद कहा जाए, इन पार्कों का जो मकसद है वो क्या है, तो इन पार्कों का जो मकसद है वो कपड़ा उद्योग के लिए आधुनिक बुनियादी ढांचा तैयार करना है। इन पार्कों से कपड़ा उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में मदद मिलेगी और इन पार्कों से बाकी। चलिए आगे देखिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि महिला बैंक की स्थापना भारत में कब हुई थी, यानी व्हेन वाज महिला बैंक एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। तो भारतीय महिला बैंक जो है भारत की पहली महिला बैंक थी और इसकी शुरुआत 19 नवंबर 2013 में मुंबई में की गई थी। भारतीय महिला बैंक का गठन जो होता है वो MBN राव समिति की सिफारिश पर किया जाता है और यह 1 अप्रैल 2017 को ये जो बैंक था उसको राष्ट्रीय बैंक, जो भारतीय स्टेट बैंक है उसमें विलय हो जाता है इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो MD उषा अनंत सुब्रमण्यम थे। तो ये 5 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन था। बाकी यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और साथ ही जल्दी आपको चैनल पे अदर वीडियो भी मिलेंगे, जो अदर शिफ्ट के क्वेश्चन हुए वो मिलेंगे जल्दी। एक तरह से विस्तार से आपको एनालिसिस करके बताया जाएगा कि 11, 12 और 13 और 14 को जो एग्ज़ाम होने वाले हैं नवंबर में, जो ये एग्ज़ाम होने वाले SSC MTS